हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन। तो बच्चों, पिछले वाले बीएसटी के सेशन में हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एक एक करके समझ के पूरा प्रिंसिपल वाला टॉपिक खत्म कर दिया था। तो अगर हमने हेनरी फ्योल वाला टॉपिक खत्म कर लिया है तो आज हम क्या करेंगे नए सेशन में? तो आज हम फिर से, अगर हेनरी फ्योल जैसे जनाब का पढ़ाई हमने देख लिया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देख लिया है, तो उनके जैसे एक और जनाब है जिनका हमको प्रिंसिपल समझना है। उनका नाम है F.W. टेलर। F.W. टेलर का क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, उन्होंने किस बेसिस पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को जज किया था, क्या प्रिंसिपल्स बनाए थे, वो सारे के सारे आज के सेशन में देखेंगे। आज के सेशन में समझने की कोशिश करेंगे कि F.W. टेलर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को कैसे तैयार करते थे, क्या उनका आइडियोलॉजी था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को तैयार करने के पीछे। तो बच्चों, जल्दी जल्दी कॉपी किताब निकालो, जल्दी जल्दी सेशन को शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी F.W. टेलर क्या बोलना चाहते हैं वो समझते हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे उनके मैनेजरियल एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे। लेकिन F.W. टेलर ने बोला, उन्होंने बोला कि भाई मैं किसी एक्सपीरियंस को नहीं मानता, मैं किसी एबिलिटी को नहीं मानता, मैं साइंस पे मानता हूं। मैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तैयार करूंगा। साइंस मतलब बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के बदौलत मैंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा, साइंटिफिक टेक्निक के द्वारा मैनेजमेंट या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को तैयार किया है। तो मैं साइंटिफिकली देखूंगा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को, ना कि किसी के एबिलिटी, ना कि किसी के एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो F.W. टेलर ने साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिया था। लेकिन उससे पहले, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या है, F.W. टेलर कहां से आते हैं, उनका क्या हिस्ट्री है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर जाएंगे। चलिए बच्चों देखते हैं। F.W. Taylor was born in the year 1856. 1856 में यूएसए में बॉर्न हुए थे वो, यूएसए में पैदा हुए थे वो। इन 1878 में उन्होंने एक स्टील कंपनी ज्वाइन किया एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर के हिसाब से उन्होंने स्टील कंपनी ज्वाइन किया। कौन से ईयर में? 1878 में। यूजिंग हिज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड या फिर पढ़ाई को यूज करके उन्होंने साइंटिफिक स्टडी किया। याद रखो बच्चों, मैंने हमेशा बोला है कि हर आंसर में आपको कीवर्ड मिलेगा। इस आंसर का कीवर्ड है साइंटिफिक स्टडी। तो उन्होंने साइंटिफिक स्टडी एंड टेक्निक्स के बदौलत मैनेजमेंट की टेक्निक्स को, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को तैयार किया। He was primarily concerned about the efficiency of the workers and the utilization of resources. वर्कर की efficiency और resources के utilization के ऊपर बहुत चिंतित रहते थे, बहुत concerned रहते थे F.W. टेलर। तो उसके बाद उन्होंने क्या contribution किया? पहला कंट्रीब्यूशन ये किया उन्होंने कि उन्होंने बुक्स पब्लिश किए। टेलर पब्लिश्ड बुक्स एंड रिसर्च पेपर्स एक्सप्लेनिंग हिज साइंटिफिक व्यू। मैंने वापस बोला है, सेशन के स्टार्टिंग में ही बोला है कि उन्होंने साइंटिफिक टेक्निक्स एंड आइडियोलॉजीज का यूज किया है। तो उन्होंने पब्लिश किया बुक और रिसर्च पेपर जिसमें उन्होंने अपने साइंटिफिक व्यू को दिखाया है, एक्सप्लेन किया है। किसके ऊपर? इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और मैनेजमेंट के ऊपर। इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट को चलाने के लिए जो उनका साइंटिफिक व्यू पॉइंट था, उस व्यू पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे रिसर्च पेपर को पब्लिश किया। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट, दूसरा मेजर कंट्रीब्यूशन उन्होंने क्या किया? दूसरा मेजर कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया कि इट वाज पब्लिशिंग अ शॉप मैनेजमेंट, प्राइस रेट सिस्टम एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने तीन मेजर पब्लिश किया कंट्रीब्यूशन। पहला पब्लिशिंग की था शॉप मैनेजमेंट, दुकान को कैसे मैनेज किया जाता है, छोटे से बड़ा दुकान को कैसे मैनेज किया जा सकता है, उन्होंने उसके ऊपर एक पेपर पब्लिश किया। प्राइस रेट सिस्टम पे भी एक पेपर पब्लिश किया। प्राइस रेट सिस्टम इसी चैप्टर में थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम, तो उसके बारे में हम समझेंगे कि प्राइस रेट सिस्टम क्या होता है, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो बहुत बेसिस है हमारा, बहुत बेसिक पढ़ाई है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो भी उन्होंने पब्लिश किया। और he emphasized on adoption of scientific method। उन्होंने एम्फसाइज किया कि साइंटिफिक मेथड को मैनेजमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करो। साइंटिफिक मेथड मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नो हिट एंड ट्रायल। नो हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे नहीं, ट्राई करके फेल होना फिर वापस ट्राई करना, ऐसा नहीं। एक्सपेरिमेंट करो, ऑब्जर्वेशन करो, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ऑब्जर्वेशन निकलेगा, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे साइंटिफिक आइडियोलॉजीज, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स निकलेगा।
तो FW टेलर ने बोला 3 मेजर कंट्रीब्यूशन किए, पहला शॉप मैनेजमेंट, दूसरा प्राइस रेट सिस्टम, तीसरा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और वो जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट उन्होंने लिखा, किस पे बेसिस पे लिखा? साइंटिफिक व्यू पॉइंट या फिर साइंटिफिक मेथड्स ऑफ टेक्निक्स को यूज करके किया। सो दिस वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ FW टेलर एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर टुवर्ड्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आइए बोर्ड को साफ करते हैं, FW टेलर के क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं, थोड़ा और आगे लेके जाते हैं आज के सेशन को। चलिए बोर्ड को साफ करते हैं। तो बच्चों बोर्ड साफ हो चुका है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोर्ड पे आ चुके हैं। पहले समझते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बाद प्रिंसिपल के मतलब के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला है मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? इट इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये है कि मैनेजमेंट के प्रोसेस में, मैनेजमेंट का जो टोटल प्रोसेस है उस टोटल प्रोसेस में हमको साइंस का यूज करना है। किसका यूज करना है? साइंस का यूज करना है। एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट एंड एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा बात ये बोलता है कि इन जनरल लैंग्वेज इट मींस एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टूल्स। एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टूल्स, अब जब देखो साइंटिफिक टूल्स आ रहा है मतलब दो चीजें और आ जाएंगी। साइंस में कुछ भी होता है वो एक्सपेरिमेंट के बदौलत होता है। साइंस में कुछ भी होता है तो वो एक्सपेरिमेंट के बदौलत होता है और उस एक्सपेरिमेंट से बनता है ऑब्जर्वेशंस, निकलता है ऑब्जर्वेशंस। तो बच्चों ये समझने की जरूरत है कि मैनेजमेंट का हर एलिमेंट और एस्पेक्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट में एप्लीकेशन ऑफ साइंस किया जाएगा, जिसमें कि साइंटिफिक टूल्स जो कि होते हैं ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स वो यूज किए जाएंगे, मेथड्स यूज किया जाएगा, ट्रेंड पर्सोनेल जो काम हमारे करेंगे वो पर्सोनेल वो भी ट्रेंड होने जरूरी है। इतना सब होने के साथ साथ हमारा आउटपुट बढ़ेगा। बोलने का मतलब यह है कि अगर हम मैनेजमेंट के पूरे प्रोसेस में साइंस का एप्लीकेशन करते हैं, साइंस का एप्लीकेशन करते हैं मतलब साइंटिफिक टूल्स यूज करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं, ट्रेंड पर्सोनेल यूज करते हैं, ये तीनों चीजें अगर हम सही से कर पाते हैं हमारे मैनेजमेंट के प्रोसेस में तो हमको इंक्रीज्ड आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? इंक्रीज्ड आउटपुट। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर समझ में आ रहा है, पढ़ाई इंटरेस्टिंग लग रही है तो सेशन को प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या क्या है जो मैनेजमेंट में यूज होते हैं? पहला साइंटिफिक प्रिंसिपल इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। बच्चों ये पॉइंट थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको सुनने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि आज तक हमने जितने भी पॉइंट पढ़े हैं, किसका भी डायनामिक पढ़ा है, कभी परवेसिव पढ़ा है, कभी यूनिवर्सल एप्लीकेशन पढ़ा है, बहुत सारी चीजें जो डायरेक्टली समझा दे रहा था, मतलब पॉइंट को पढ़ते ही हमको समझ में आ जाता था कि पॉइंट क्या बोलना चाहता है। लेकिन यहाँ पे हमको पॉइंट नहीं दिया गया है, यहाँ पे हमको फ्रेज दिया गया है, इसको फ्रेज बोला जाएगा। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या होता है इसका मतलब? पहले बच्चों समझो नॉट रूल ऑफ थंब। नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब होता है डिक्टेटरशिप। क्या होता है बच्चों? डिक्टेटरशिप। कहीं लिखा होगा इधर, पॉइंट में ढूंढ लेते हैं, पहले पूरा पॉइंट पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट करते हैं दैट एवरी जॉब, ईच एंड एवरी जॉब परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड नॉट ऑन इनिशिएशन एक्सपीरियंस। जो मैंने आपको बोला था सेशन के स्टार्टिंग में कि साइंटिफिक इंक्वायरी, साइंटिफिक मेथड्स, साइंटिफिक आइडियोलॉजी और टूल्स को लेके काम होगा। किसी का इंट्यूशन मतलब सोच, इंट्यूशन मतलब सिक्स सेंस। मेरे को लगता है आज बारिश होगा, तुम्हारे लगने ना लगने से नहीं हो सकता। हमको साइंटिफिकली वेदर कंडीशन देखना पड़ेगा कि सच में बारिश होगा कि नहीं होगा। मुझे लगता है नहीं हो सकता। साइंस में मुझे लगता है कुछ नहीं होता। साइंस में एक्सपेरिमेंट होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, उसी के बेसिस पे हमको अपने आउटकम्स, अपने कंक्लूजन निकालने होते हैं या बनाने होते हैं। तो साइंस में मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे लगता है ये होना चाहिए या होगा। तो इसलिए इंट्यूशन वही होता है। इंट्यूशन का मतलब होता है मुझे लगता है, पर्सनल थॉट प्रोसेस या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस। टेलर बोलते हैं कि मैनेजमेंट में साइंटिफिक इंक्वायरी होनी जरूरी है। मुझे लगता है नहीं हो सकता है, मेरे एक्सपीरियंस से होता है नहीं हो सकता है, और हिट एंड मिस नहीं हो सकता है। ये तीनों चीजें नहीं हो सकती है। आप अपने हिसाब से मुझे लगता है नहीं बोल सकते हो, या फिर मैंने देखा था मेरे एक्सपीरियंस से कि ये हुआ था वहां पे, ऐसा भी नहीं बोल सकते हो। और चलो करके देखते हैं, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो देखेंगे, ये भी नहीं हो सकता। ये तीन फ्रेज का मतलब यही है। इंट्यूशन मतलब मुझे लगता है, एक्सपीरियंस का मतलब मैंने देखा था वहां हुआ था, ये भी नहीं हो सकता,
और तीसरी चीज हम यूज नहीं कर सकते कि चलो करके देखते हैं, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो देखा जाएगा, ये भी नहीं बोल सकते। तो ये तीनों चीजों को यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। यहाँ पे साइंटिफिक इंक्वायरी यूज होगी और साइंटिफिक मेथड्स यूज होंगे। देखो मैंने आपको बोला था रूल ऑफ थंब मींस डिक्टेटरशिप। क्या है डिक्टेटरशिप? इसको बच्चों डब्बा बना के इंपॉर्टेंट बनाओ या फिर हाईलाइट कर देना। इसको बोलते हैं रूल ऑफ थंब मींस डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर। मैनेजर का डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या क्या मतलब होता है? अगर मैं डिक्टेटर हूं तो मैं सिर्फ रूल्स को डिक्टेट करूंगा, मैं बोलूंगा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो। डोंट आस्क मी क्वेश्चंस व्हाई, डोंट आस्क मी क्वेश्चंस हाउ, डोंट आस्क मी क्वेश्चंस व्हाट, व्हेन, हाउ, ये जो भी चीजें हैं व्हाई, ये सारी क्वेश्चंस को आप मुझे नहीं पूछ सकते। जो मैं बोल रहा हूं वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा अगर होगा तो वो साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं होगा, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए टेलर ने बोला है कि डिक्टेटरशिप ऑफ द मैनेजर नहीं हो सकता है। क्या होगा? साइंटिफिक डिसीजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट मतलब मैंने आपको बोला था मैनेजमेंट के चैप्टर में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में पूरा बताया था, वापस एक बार समझा देता हूं। कॉज एंड इफेक्ट मतलब जो डिसीजन मैं ले रहा हूं वो डिसीजन का कॉज क्या है, व्हाई एम आई टेकिंग द डिसीजन, व्हाई इज द मोस्ट की वर्ड हियर, व्हाई एम आई टेकिंग द डिसीजन। और अगर लेने के बाद मैंने ये डिसीजन ले लिया, मेरे ये डिसीजन लेने के बाद आगे क्या होगा वो मेरा इफेक्ट है। तो एक डिसीजन के पीछे कॉज होता है और डिसीजन के बाद इफेक्ट होता है। अब इफेक्ट भी दो प्रकार का होता है, कि पॉजिटिव इफेक्ट होता है, एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो अगर मैं किसी सिचुएशन के बदौलत मैंने कोई डिसीजन लिया और वो डिसीजन खराब हो गया, मतलब नेगेटिव सेंस में हो गया, तो उसका इफेक्ट नेगेटिव आएगा। और अगर मेरा डिसीजन सही निकल गया बाई चांस तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखो, हिट एंड ट्रायल मत करो। आपको देखना है कि आपका जो कॉज है वो कितना स्ट्रांग है, आपका डिसीजन आपके इफेक्ट के हिसाब से सही इफेक्ट होना चाहिए। साइंटिफिकली आपको कैलकुलेट करना है, देखना है, मेथड्स को यूज करना है और ऐसा एक डिसीजन लेना है साइंस मतलब अपने मैनेजमेंट के प्रोसेस में, जिससे कि प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए और आउटपुट को जल्दी से जल्दी इंक्रीज कर दिया जाए। टेलर इंसिस्टेड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू द डोमेन ऑफ मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बताया। टेलर बिलीव दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मेंटेन द एफिशिएंसी और मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू वर्क स्टडी एंड एनालिसिस। टेलर बिलीव करते थे कि सिर्फ एक बेस्ट मेथड होता है एफिशिएंसी को डेवलप करने के लिए, एक से ज्यादा मेथड नहीं हो सकते, एक बेस्ट मेथड होता है। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं लेकिन एक बेस्ट मेथड होता है। उस बेस्ट मेथड को हमको आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस। तो उस आइडेंटिफाई करो कॉज एंड इफेक्ट के द्वारा और एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के द्वारा आइडेंटिफाई करो, मैक्सिमाइज करो हमारे आउटपुट को, मैक्सिमाइज करो हमारे मैनेजमेंट के प्रोसेस को, जिससे कि हमारा एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो जाए और अपना वर्क स्टडी और एनालिसिस को यूज करके हमको ये सारी चीजें करनी है, जिससे कि हमारा आउटपुट डेवलप हो जाए, एक्सपैंड हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये था पहला पॉइंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, बोर्ड को साफ करते हैं, आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है और इंटरेस्टिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हमको एफडब्ल्यू टेलर ने बताए थे। चलिए बोर्ड को साफ करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका क्या मतलब होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल those who work together in an organization must work in harmony, that is with neutral give and take and people proper understanding। इसका क्या मतलब होता है? अच्छा ये न्यूट्रल नहीं था बच्चों, मैंने गलत पढ़ लिया इसको, ये है म्यूचुअल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो भी लोग एक साथ काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो एक म्यूचुअल हार्मनी, म्यूचुअल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में रहना उनको जरूरी है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इमेजिन करो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। इमेजिन करो आपके घर पे फैमिली, आप एक साथ रहते हो एक फैमिली में, जिनका लंबा फैमिली है, बिग फैमिली है, लार्ज फैमिली है, वो वहाँ पे मम्मी पापा, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, चाचा जी, फूफा जी, सबके साथ आप लोग एक साथ रहते हो। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर जहाँ पे इतने लोग एक साथ रहते हैं वहां पे हमको म्यूचुअली एक साथ एक दूसरे के साथ बना के चलना होता है, क्योंकि हमको एक फैमिली के साथ एक फैमिली के साथ टुगेदर रहना है, एक फैमिली के साथ अपना पूरा डेवलपमेंट, अपना पूरा फ्यूचर देखना है। तो इसीलिए हमको वैसे ही रिलेशनशिप मेंटेन करने होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी, जिसमें कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल गिव एंड टेक, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अगर वर्कर्स के बीच में, मैनेजर्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा
तो सही से काम नहीं हो पाएगा, मैनेजमेंट का प्रोसेस सही से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एंड वो जो आउटपुट निकल के आना चाहिए, जिस लेवल का आउटपुट निकल के आना चाहिए उस लेवल का आउटपुट निकल के कभी आ नहीं पाएगा। तो इसीलिए according to this principle, those who work together in an organization must work in harmony, that is with mutual give and take and proper understanding. Generally in every organization there are two group of people, worker group and management group. अभी मैंने बोला वर्कर ग्रुप और मैनेजमेंट ग्रुप, वर्कर का ग्रुप और मैनेजमेंट का ग्रुप, मैनेजर्स का ग्रुप, ये दो ग्रुप होते हैं हमेशा। बोथ ग्रुप वर्क्स एज राइवल्स ऑफ ईच अदर। जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन में हर इन दोनों ग्रुप के बीच में हमेशा राइवलरी रहता है, हमेशा नोकझोंक रहती है। मेरे काम को आप मतलब वर्क मैनेजर चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकले, वर्कर्स चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंडीशन मिले जिससे कि हम काम कर सके। तो इसीलिए इनके बीच में नोकझोंक हमेशा रहती है। तो इसीलिए वर्कर हमेशा फील करते हैं कि वो अंडरपेड है या अनपेड है, ऑन और ओवरबर्डन्ड है, जो मैंने अभी तुमको बोला आप लोगों को कि अंडरस्टैंडिंग वाला एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि वो उनको लगता है प्रॉपर कंडीशंस नहीं है हमारे लिए काम करने के लिए। ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट सोचता है कि वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग, वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग। तो इसीलिए टेलर ने इंसिस्ट किया कि देयर इज अ नीड फॉर बोथ द ग्रुप टू चेंज देयर एटीट्यूड। एटीट्यूड बदलना जरूरी है दोनों ग्रुप को, या तो मैनेजमेंट हो या तो वर्कर ग्रुप हो, दोनों वर्कर ग्रुप को या फिर मैनेजमेंट ग्रुप को अपना एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। और he insisted that the mental revolution, एक मेंटल रिवोल्यूशन लाना जरूरी है, उनको बिठा के एक साथ गेट टुगेदर कराना जरूरी है, जिससे कि वर्कर ग्रुप मैनेजमेंट ग्रुप को समझ पाए, मैनेजमेंट ग्रुप वर्कर ग्रुप को समझ पाए, वह मैनेजमेंट ग्रुप वर्कर ग्रुप के नीड्स को समझ पाए, वर्कर ग्रुप मैनेजमेंट ग्रुप के नीड्स को समझ पाए। तो दोनों के बीच का एक रिलेशन सिंप्लीफाई हो जाए, जिसके वजह से मेंटल रिवोल्यूशन आए और दोनों का आउटलुक एक दूसरे की तरफ बदल जाए। इसको बोला जाता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर वर्कर ग्रुप और मैनेजमेंट ग्रुप दोनों को एक साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो उनको उनके आउटलुक को चेंज करना जरूरी है, उनके एटीट्यूड को चेंज करना जरूरी है, जिससे कि वर्कर मैनेजमेंट को समझ पाएगा, मैनेजमेंट वर्कर को समझ पाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन का क्या मतलब होता है? एक साथ मिलकर काम करना। इंडिविजुअलिज्म का क्या मतलब होता है? मेरे लिए काम करना। तो भाई मेरे लिए काम करना जरूरी नहीं है, मिलके काम करना जरूरी है। मेरा नहीं, हमारा, ये वाला वर्ड हमेशा याद रहना चाहिए। इंडिविजुअलिज्म मतलब मेरा और कोऑपरेशन मतलब हमारा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में हमेशा हमारा वर्ड यूज होना चाहिए, ना कि मेरा। तो इसीलिए this principle is the extension of harmony वाला principle. According to this principle, work must be carried on in cooperation with each other, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला। म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, मैनेजमेंट का वर्कर के ऊपर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, और वर्कर्स का मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा होना जरूरी है कि अगर हमको कोई प्रॉब्लम होता है तो मैनेजमेंट विल टेक केयर ऑफ इट। सो देयरफॉर म्यूचुअल कॉन्फिडेंस उन दोनों के बीच में होना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग बीच में होना जरूरी है, जिससे कि वर्कर और मैनेजर दोनों कोऑपरेशन में काम कर सके, हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सके, ना मेरा नहीं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सके। लास्ट वाला प्रिंसिपल, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। वर्कर्स का डेवलपमेंट होना चाहिए टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, सबसे ज्यादा लेवल का आउटपुट उनसे निकल के आ पाए, एट द सेम टाइम वो प्रॉस्परस भी फील करे। प्रॉस्परस मतलब कंटेंट, ठीक वर्किंग कंडीशन, एडिक्वेट सैलरी, जो जो उनकी डिमांड्स है वो सारे के सारे डिमांड्स भी फुलफिल हो जाए, और मैनेजमेंट के लिए वो लोग अपना पूरा ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी में काम करके लेवल ऑफ आउटपुट निकाल के दे पाए। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। इंडस्ट्री का एफिशिएंसी या फिर इंडस्ट्रियल का एफिशिएंसी डिपेंड करता है वर्कर कितना एफिशिएंट है। इजी। टेलर ने इंसिस्ट किया ड्यू केयर शुड बी टेकन व्हाइल सिलेक्टिंग एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करने से पहले प्रॉपर गाइडेंस देना जरूरी है, प्रॉपर आइडियोलॉजी रखना जरूरी है कि आफ्टर सिलेक्टिंग, मतलब सिलेक्ट करने के टाइम पे हमको ये देखना जरूरी है कि जिस स्टैंडर्ड का काम हम उनसे चाहते हैं उस स्टैंडर्ड का काम वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और सिलेक्ट करने के बाद आफ्टर सिलेक्टिंग दे मस्ट बी गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको काम देना जरूरी है, उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उनको काम देना जरूरी है, जिससे कि अगर वो जिस तरीके का स्टैंडर्ड और जिस तरीके का प्रोडक्शन हमको चाहिए उनसे, जिस तरीके की एफिशिएंसी हमको चाहिए उनसे, उसके लिए उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना जरूरी है, जिससे उनका नॉलेज अपडेट होता रहे।
जिनसे उनका नॉलेज अपडेट होता रहे। तो बच्चों ये थे 3 प्रिंसिपल और एक प्रिंसिपल मैंने बोर्ड साफ होने से पहले समझाया। ये 4 प्रिंसिपल टेलर के नहीं थे, ये 4 प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल थे। आज का सेशन हम यही रखेंगे। आगे वाला सेशन जो आएगा उसमें हम मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल टेलर ने दिए थे उस प्रिंसिपल के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों अगर एग्जाम में पूछता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या टेक्निक्स है, तो बच्चों ये 4 पॉइंट हमको इस एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो, और आई होप बोर्ड साफ होने से पहले आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो वीडियो में पीछे जाके एक बार ले लेना स्क्रीनशॉट। नहीं तो नोट्स अगर चाहिए तो मैं तो दे ही देता हूं अपने व्हाट्सएप पे। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको नंबर भी बताऊंगा जिसमें क्या मुझे पीडीएफ में मुझसे ये नोट सारे ले सकते हो, लेकिन अभी अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 पॉइंट्स जिसको हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आगे वाले क्लास में जो आगे वाला सेशन नेक्स्ट बीएसटी वाला सेशन आएगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल खुद दिए थे। ये तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के इन जनरल प्रिंसिपल्स थे। तो बच्चों आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो आज के सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, बोलिएगा कि हमारी कक्षा शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे हमारी कक्षा बड़ी हो रही है। आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, लाइक्स कर रहे हो, शेयर करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही लाइक करो, शेयर करो अगर पढ़ाई अच्छी लगती है तो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करो 7854031375। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको हर चैप्टर का पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चंस या फिर नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें कि आपको माइंड मैप्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा, केस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे, आपका नोट्स का टेंशन मैं खत्म कर दूंगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो स्वयं मिश्रा ऑफिशियल पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसमें कि मैं आपके बड़े बड़े टॉपिक्स को छोटे छोटे 1 मिनट सेशन में समझाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जाके मेरे 1 मिनट सेशन को चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्वयं मिश्रा ऑफिशियल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलेंगे, अगले सेशन में इस पढ़ाई को और आगे लेके जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग मिल के मेरे साथ पढ़ रहे हो, यूट्यूब वाला बैच बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। तो प्लीज वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ, और थोड़ा कमेंट, अच्छा बुरा कुछ कमेंट भी बोल देना। अगर अच्छा लग रहा है तो बोल देना सर वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर बुरा लग रहा है तो कुछ अगर शिकायत है मुझसे करने की तो मुझे शिकायत भी कर लेना कमेंट पे, मैं उसको अगले सेशन में ठीक करने की कोशिश करूंगा। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, वीडियो को वापस देख के रिवाइज कर लेना एक बार, और चैप्टर को पहले से लेकर लास्ट तक एक बार अच्छे से रिवाइज करके रखना। टेक केयर बच्चों, अगले सेशन में मिलता हूं।